हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम अब्दुल समद खान, आपका प्यारा इसके सर हाजिर हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, एक धमाकेदार फिर से हमारे वही टॉप 30 पीवाईक्यूज वाले सेशन के साथ, जिसके अंदर मैं तुमको वो सारे के सारे पीवाईक्यू करा रहा हूं जो पूरे के पूरे चांसेस रखते हैं कि 2026 के अंदर रिपीट होंगे तुम्हारे जेडब्ल्यू मेंस के पेपर के अंदर। तो आज के सेशन के अंदर हम कवर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों टॉप 30 पीवाईक्यूज ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। जी हाँ, तो मॉडर्न फिजिक्स जो कि सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाली यूनिट है पूरे के पूरे फिजिक्स के अंदर। तो आज का सेशन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने ये सेशन पूरा का पूरा लगा लिया और सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिए, तो यार मॉडर्न फिजिक्स से मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं कि 3 तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपके पेपर के अंदर। और अगर 3 क्वेश्चन भी आते हैं तो 3 क्वेश्चन बच्चों वेटेज रखते हैं तुम्हारे 12 नंबर की। मतलब फिजिक्स में 100 में से 12 नंबर तो तुमको ये सेशन ही दे जाएगा, अगर तुम इसको अच्छे से सही तरीके से लगाने वाले हो तो। ठीक है, तो आओ यार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बता दूं कि भाई मॉडर्न फिजिक्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो भैया मॉडर्न फिजिक्स से हमने क्या देखा कि टोटल भाई 2023 के अंदर 66 क्वेश्चन आए थे। 66 क्वेश्चन आने का मतलब समझ रहे हो क्या हो गया? 66 क्वेश्चन आने का मतलब यह है कि भाई अगर टोटल भैया 20 शिफ्ट होती है जैन और अप्रैल अटेम्प्ट की मिला के, उसको भी अगर मैं देखता हूं तो भाई यहां से लगभग 3 का एवरेज तो निकल कर आ ही रहा है ना। मतलब 3.3 बेटर अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 20 से, तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे 2024 के अंदर भी सिमिलर रहा तो लगभग 3 क्वेश्चन देखने को मिले। हाँ, 2025 में थोड़ी सी वेटेज कम हो गई। 2025 में अगर ऑन एन एवरेज हम बात करें तो 2 क्वेश्चन थे, लेकिन ऐसा नहीं होता, रेंडमली जाता है कि कुछ शिफ्ट के अंदर 3 क्वेश्चन भी थे, कुछ में 1 या 2 भी थे। फिलहाल एवरेज निकल कर आया कि यहां से 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स हमेशा से 3 क्वेश्चन लेकर आ रहा है, तो 2025 में अगर थोड़ी सी वेटेज कम हो गई तो हम ये नहीं मान सकते कि भाई यहां सब क्वेश्चन कम आएंगे। तो हम 2026 में भी पूरा ये एक्सपेक्ट करते चल रहे हैं कि भाई सिमिलरली 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो यहां से भी अगर हम देखें तो 12 मार्क्स की ये सेशन पूरी की पूरी मेरे प्यारे बच्चों जो मतलब वेटेज रखता है। तो इसलिए आप फटाफट कर दो भैया इस वीडियो को लाइक, और अगर इस चैनल पर नए हो तो कर दो मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि और बहुत सारी धमाकेदार चीजें चैनल पर आने वाली हैं जो तुम्हारी जेडब्ल्यू मेंस की जर्नी में 4 चांद लगा देंगी। ठीक है, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि पुराने सेशन बहुत सारे बच्चों ने लगाए और आप लोगों की यार कई सारी कमेंट भी आई हैं, है ना। इसका मतलब ये तो बात तय है कि तुम लोग कितने सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेके, वो मुझे पता चल रहा है। हाँ, सब नहीं है, सब नहीं है, ये बात तय है। और यहीं से पता चलता है कि एक्चुअल कंपटीशन 15 लाख बच्चों का है नहीं। एक्चुअल कंपटीशन तो बस वो 1.5 से 2 लाख बच्चों का है जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं और जो सेशन लगाते हैं। और मैं अगर उनको कुछ होमवर्क में क्वेश्चन देता हूं तो वो सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते हैं, है ना। तो जैसे कि मैंने देखा कि लास्ट ईयर का सेशन जब मैंने लिया था, तो मतलब सॉरी लास्ट ईयर नहीं, लास्ट सेशन जो मैंने लिया था वो था मैकेनिक्स का। तो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज ऑफ मैकेनिक्स जब मैंने कराया, तो उसमें बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए, उन्होंने सॉल्व किया। तो जैसे कि मैं कुछ बच्चों का नाम देता हूं, क्योंकि मैंने बोला है बच्चों से कि जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो इसको एज अ टेस्ट लो। स्पेशली वो बच्चे जो गदर सेशन मेरा लगा चुके हैं, तो गदर सेशन लगाने के बाद तो फिर तुमको इस सेशन को पूरे का पूरा टेस्ट की तरह देना है, ताकि तुमको पता चले कि गदर सेशन लगा के कितना इंप्रूवमेंट आया। तो जैसे एक बच्चा है, इसका नाम है आकाश। तो सर आज 27 मार्क्स है आउट ऑफ 30 और फुल हाई कॉन्फिडेंस हो गया सर, थैंक यू सो मच। तो तुम लोग कमेंट पढ़ के यार बड़ी खुशी होती है। बहुत सारे बच्चे हैं, सुरेश है, नगेश है, और कौन कौन है भाई, इस बार 80 पार का नारा तो लग ही रहा है सब तरफ, है ना। और कौन है भाई, 28 क्वेश्चन सही हुए 30 में से नगेश शर्मा के। देन हमारा ये दर्शन है, दिव्या है, जानवी है, रिशु है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए, मैं सबके तो अभी नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन सारे बच्चे लगभग आंसर दे रहे हैं। स्वर्णिम है, आदित्य है फिलहाल। तो कहने वाली बात यह है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज का सेशन भी आपको उसी तरीके से लगाना है। तो फटाफट एक बार फिर से आप सभी के सभी बच्चे इस सेशन को लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक लाइक्स तुम लोग करते रहोगे सेशन को, ये वीडियोस आती रहेंगी। मतलब मैं तो दिल से चाहता हूं कि यार मैं लेकर आऊं, लेकिन क्योंकि मेरा टाइम काफी इन दिनों बहुत ही एंगेज्ड चल रहा है, जितना मैं पढ़ा सकता हूं उससे ज्यादा पढ़ा रहा हूं। मेरे पेड बैचेस में भी क्लास हो रही है, गदर में तुम लोग देख ही रहे हो, दिन रात तुम्हारे साथ वहां मेहनत कर रहे हैं। तो अब ये सेशन और तुम्हारे लिए लेकर आना, और वो भी रिकॉर्ड करना अलग टाइम निकाल के, तो वो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होता जा रहा है। और दूसरी बात ये कि तुम्हारे लिए 30 क्वेश्चन ढूंढना, अब कोई नॉर्मल रेंडमली कोई पीवाईक्यू करा दे तो उसमें कोई मेहनत नहीं लगती है भाई, वो तो लेकर आए क्वेश्चन तुमको करा दिए। तुम्हारे लिए पुराने 6-7 साल के एक एक पीवाईक्यू मुझे पढ़ने पड़ते हैं। अब आप सोच के देखो 2023 में 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन
41 क्वेश्चन, तो कितने क्वेश्चन हो गए? लगभग 180 क्वेश्चन तो यही होगा आई थिंक, है ना, 160 लगभग क्वेश्चन तो यही हो गए। और ये तो 3 साल के हैं। अब सोचो और पुराने 3 साल के, तो लगभग मैंने 300 साढ़े 300 क्वेश्चन एक एक पढ़ा होगा कि ये कराना चाहिए, ये नहीं कराना चाहिए। उन 300 साढ़े 300 क्वेश्चन में मैंने देखा कि भाई कौन कौन सा क्वेश्चन जो कितनी बार रिपीट हुए 6 साल में, जो जितनी ज्यादा बार रिपीट हुआ वो सारे के सारे मैंने ला के रखे। तो बड़ा चूज करना पड़ता है एक एक क्वेश्चन को, तो उसमें और काफी ज्यादा मेहनत लगती है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो इतना अगर तुम चाह रहे हो कि मैं इतनी मेहनत तुम्हारे लिए करता रहूं, तो प्लीज सब बच्चे थम्स अप वाला बटन दबा दें, है ना। कॉपी पेन फेंक कर मारो, फोन फेंक कर मारो, लैपटॉप फेंक कर मारो, मुझे नहीं मालूम भाई, लाइक हो जाना चाहिए। और इसमें तुम्हारा ही भलाई है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। लाइक करने से मुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ ये सेशन तुम्हारे लिए आता रहेगा। तो अगर तुम चाहते हो सीरीज कंटिन्यू रहे तो सेशन को लाइक कर दो। और अब शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, सीधा मुद्दे की बातों पर आते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन वाइज चलेंगे हम, सारे ईयर के क्वेश्चन तुमको देखने को मिल जाएंगे। और डाले तो स्पेशली मैंने 2024 और 25 के ही हैं, लेकिन 2024 और 25 के ये वो सवाल हैं जो 22, 23, 21 में भी आए हैं। बस क्योंकि एज इट इज थे तो मैंने पुराने न डाल के अभी के डाल दिए, ऐसे मैंने करा है। तो फटाफट वही करना है, मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बताऊंगा, समझाऊंगा, आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। हुआ, बहुत अच्छी बात है, टिक लगाओ, आगे बढ़ो। और एक बार मेरा भी तरीका देख लो कि मैं किस तरीके से कर रहा हूं, क्योंकि हमें सिर्फ मुद्दा जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं है, मुद्दा यह है कि कम से कम टाइम में कम से कम अपने दिमाग को थकाए, हम क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाए। वही सारा खेल वहीं से हमारा शुरू होता है ना। इस तरीके से तुम करते हुए चलना और बताना एट द एंड ऑफ दिस सेशन कि तुम्हारे आउट ऑफ 30 क्वेश्चन कितने क्वेश्चन बने। वैसे तो मैं 30 नहीं, आज सेशन में 30 से ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, अराउंड 35 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। देखिए जरा ध्यान से। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक टॉपिक है हमारा, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसका क्वेश्चन है कि अल्ट्रावायलेट लाइट जिसकी एनर्जी क्या है भाई, एक फोटोन हो गया या रेडिएशन हो गया, वो जिसकी एनर्जी हमें दे रखी है 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो आके टकराई और किस पर आके टकराई भाई, एक ऐसे सरफेस पर आके टकराई जिसका वर्क फंक्शन है, मतलब फोटोन की एनर्जी भी दे दी, मेटल का वर्क फंक्शन भी दे दिया। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि ये बताओ कि मैक्सिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो भाई आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है भाई, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। जिसको ये मालूम है तो आंसर उसका अब तक आ ही चुका होगा। सिंपल सी बात, एनर्जी दे रखी है 4.13, वर्क फंक्शन है भाई 3.13 प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो ये तो उधर माइनस हुआ। तो बिल्कुल ही लल्लू सवाल से हमने शुरुआत करी है कि हमारा आंसर आया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मुझे लगता है कि आप में से सभी बच्चों का ये आंसर खुद ब खुद आ गया होगा। और अगर ये भी तुम खुद से नहीं बना पा रहे हो तो फिर भैया बहुत ही तुम मतलब लुटिया डुबो के आए हो। तो जरा सेशन को तरीके से लगाना। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लो एक बार चेक भी कर लेते हैं, बिल्कुल बढ़िया बात, शाबाश, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल भाई पढ़िए, इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करिए। अब इसमें क्या बोला जा रहा है मेरे प्यारो, इन एन एक्सपेरिमेंट विद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बताना है। तो जिनको नहीं मालूम मैं बता दूं कि हमारे जो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है, जिसको हम एनर्जी को वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, तो यहाँ पर एनर्जी की जगह पर हम एच न्यू लिख देते हैं, वर्क फंक्शन हो जाता है हमारा एच न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की जगह पर हम ईवी नॉट लिखते हैं। अब ये क्या है भाई, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर आती है। ये रिलेशन होती है जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला। तो आप लोगों को शायद याद आ रहा हो कि वो जो हमारे इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से निकल के दूसरी प्लेट में जा रहे थे, तो उनको रोकने के लिए हमने बैटरी को ऑपोजिट करके लगाया था। तो एक साइड से दूसरी साइड जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से तो जा रहे हैं, तो उन्हीं को अपोज करने के लिए हमने बैटरी का इस्तेमाल करा था जो ऑपोजिट करके लगाई थी। तो बैटरी ही कहीं ना कहीं उसका जो ऑपोजिट पोटेंशियल है वो ही कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी के बराबर जब आता है, तभी तो हमारे स्टॉपिंग मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो खत्म होता है, रुक जाता है। तो उस पोटेंशियल को, जिस पोटेंशियल पर ये चीजें हो पाती हैं, उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो फिलहाल आपसे स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ई। तो पहले ही ऑप्शन आप देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, इट इज 1 बाय ई टाइम्स ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। बाकी भी पढ़ लेते हैं, जैसे जिनको नहीं मालूम मैं बता दूं
कि अगर फोटोन की इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे तो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ती है, और अगर हमने फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो उससे हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा इंटेंसिटी को बढ़ा के। नहीं नहीं नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के बढ़ता है, इसलिए बी वाली बात गलत है। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा कम हो जाएगा इंटेंसिटी को बढ़ा के। अरे डिपेंड ही नहीं करता भाई, तो कैसी बातें कर रहे हो, सी भी गलत है। स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, नहीं फ्रीक्वेंसी नहीं, वेवलेंथ बोला है। देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है सी बाय लैम्डा। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो वेवलेंथ कम हो गई, और मुझे बात मालूम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टॉपिंग पोटेंशियल के। तो यार वेवलेंथ बढ़ा के स्टॉपिंग पोटेंशियल तो नहीं बढ़ सकता, हाँ वेवलेंथ कम करके स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ सकता है। लेकिन यहां पर क्या बोला, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है वेवलेंथ बढ़ा के, तो इसलिए डी वाली बात भी गलत हो गई। अब देखो जरा तरीके से समझो, मैं चाहता तो आंसर तुम्हारा ऑप्शन ए आ चुका था, मैं इन तीनों के तीनों ऑप्शन को छोड़ता और आगे बढ़ जाता। ठीक है, सॉरी यार, मैं इन तीनों के तीनों ऑप्शन को छोड़ता मेरे प्यारे बच्चे, और मैं आगे बढ़ जाता। लेकिन मैं तुमको क्या बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, जेडब्ल्यू में सब ऐसा भी नहीं है कि हर साल जो क्वेश्चन है वो एज इट इज उठा के रख देगा। कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि इस टाइप का जो क्वेश्चन आया, तो इस टाइप के क्वेश्चन में और जो बाकी के सारे ऑप्शन है उनको भी तुम अच्छे से पढ़ो। वो सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, और उनके आसपास की थ्योरी तुम पढ़ो। तो मैंने क्या करा, मैंने इन ऑप्शंस के आसपास की भी थ्योरी तुमको पढ़ाई, जिसकी हेल्प से ये हुआ कि तुम्हारा ये टॉपिक और थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज हो गया और तुमको और नई नई बातें पता चल गई। क्योंकि इस बात पर सवाल आ चुका है, इन दोनों बातों पर आ सकता है। समझ रहे हो? तो ये 30 के 30 क्वेश्चन तुमको इस तरीके से करने जो मैं कराने आया हूं, तो फायदा होगा यार पीवाईक्यू उसको लगाने का। अगर सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा आंसर मार्क किया, क्वेश्चन पढ़ा आंसर मार्क करा, ये करना है तो पीवाईक्यू तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं है भाई साहब। ये इतना तो फिर तुम वेबसाइट से भी कर सकते हो, गूगल पे सब तरफ पीवाईक्यू तो जेडब्ल्यू मेंस के फ्री में पड़े हुए थे, और सॉल्यूशन भी होता है सबका बढ़िया साथ में पड़ा हुआ होता है। क्या फायदा तुम्हारे मतलब सेशन लगाने का? फायदा ये है कि मैं तुमको ये साइड वाइज जो बातें बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि यहां से सवाल आएंगे। इन क्वेश्चन को सॉल्व कराने में जो बातें फ्लो में मैं बोल जाऊंगा, लिख के दे रहा हूं कि यहां से सवाल 2026 में रखे होंगे, इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां पर क्या बोला गया, अब यहां पर कहा जा रहा है कि भाई एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। आहा क्या बात है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर क्वेश्चन है। तो देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h बाय पी। h बाय पी, यहां पर p होता है हमारा मोमेंटम, लेकिन यहां पर काइनेटिक एनर्जी की बात करना चाह रहे हैं तो मोमेंटम की जगह पर हम √2mk लिख देंगे। ये रिलेशन होती है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। अब जरा आप ध्यान से सुनो, बोला गया है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ इज सेम। मतलब ठीक है भाई, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम कर दी। इसका मतलब क्या हो गया, ये h बाय √2m काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू h बाय √2m काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारी बराबर होगी। अच्छा, यहां पर मास भी तो प्रोटॉन का आएगा और यहां पर मास भी तो इलेक्ट्रॉन का आएगा। अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है, मुझे बताना है कि भाई प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है, या क्या रिलेशन है इनके बीच में। सिंपल सी बात है, H से H देखो कट होगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने करा, तो देखो मास ऑफ प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मुझे क्या बताना है, प्रोटॉन और काइनेटिक एनर्जी, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है ना। तो Kp बाय Ke जब मैंने किया तो ये हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। अब यहां से तुमको आंसर दिख रहा होगा, फटाफट बताओ क्या आंसर आ रहा है। सिंपल सी बात है भैया, इलेक्ट्रॉन का मास तो प्रोटॉन से कम होता है, तो ये रेशो 1 से बहुत ही छोटा आएगा। अगर ये रेशो 1 से बहुत ही छोटा आएगा मतलब प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन से कम आएगी। समझ रहे हो? तो नॉर्मली इंसान सोच सकता है कि यार प्रोटॉन का तो मास ज्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो यहां पर प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी कम और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आ रही है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या तुम्हारा भी ये आंसर आया है? देख लो भैया, चेक कर लो। आगे बढ़े, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। फटाफट अब दोबारा से क्वेश्चन को पॉज करो, मतलब वीडियो को पॉज करो,
यार मेरी मेरी जबान आज बड़ी स्लिप हो रही है। अभी असल में मैंने गदर का सेशन लिया है ना, और थोड़ा सा भी ब्रेक मिला नहीं है। अब मैं दोबारा तुम्हारे लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरा माइंड थोड़ा सा, हो सकता है कि मैं बोलना कुछ और चाह रहा हूँ, मेरे मुंह से कुछ और निकल जाए। तो भाई उसके लिए थोड़ा सा समझ जाना है ना, तो तुम मेरी भावनाओं को समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हाँ, तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट एनर्जी ऑफ 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी जो है हमारी फोटोन की है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.5 है। तो वर्क फंक्शन बताना है, सिंपल फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की कहानी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, अभी जस्ट बताया। तो एनर्जी हमें दे रखी है 2.48, ये तो कर ही लोगे। वर्क फंक्शन निकालना है, और काइनेटिक एनर्जी को हम ईवी नॉट बोलेंगे। तो ये 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, ये 5 एज इट इज, और वी नॉट क्या है 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ रहे हो, ये इधर आके माइनस हम करेंगे, तो जब हमने ये माइनस करा तो ये 1.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लो जरा इसको अच्छे तरीके से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई साहब, आइए, ये आंसर आया आपका, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, और अब यहां पर सवाल है हमारा पावर का। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई हमें फोटोन की एनर्जी ना देके, जिस सोर्स से लाइट के पार्टिकल या फोटॉन्स निकल रहे हैं, उस सोर्स की पावर ही दे दी जाती है। तो यहां पर क्या बोला गया, टू सोर्स ऑफ लाइट, दोनों की पावर है 200 वॉट। अब यहां पर एक फॉर्मूला होता है जो कि अच्छे खासे डेरिवेशन करके आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पावर का फॉर्मूला होता है हमारा एन एच न्यू। अच्छा खासी डेरिवेशन भी नहीं, नॉर्मल डेरिवेशन करके आता है। देखो देखो, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है सर जी एच न्यू, फोटोन की। अब अगर मेरे पास बहुत सारे फोटोन है, तो मान लो एन फोटोन है, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी एन एच न्यू। और एनर्जी को अगर हम डिवाइड कर दें टाइम से, तो वो आ जाती है पावर। तो ये एन एच न्यू डिवाइडेड बाय टी, और ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट टाइम, इसको मैंने लिख दिया स्मॉल एन से एच न्यू। मतलब पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, लो जी, डेरिवेशन कौन कराता है क्वेश्चन वाले सेशन में, मैंने करा दी। पावर का फॉर्मूला क्या आ रहा है, स्मॉल एन एच न्यू, इतना आ रहा है। अब आप यहां से देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, पहले वाला जो सोर्स है उसमें मैंने लाइट जो यूज करी है उसकी वेवलेंथ 300 नैनोमीटर है, और दूसरे वाले में जो मैंने लाइट यूज करी है उसमें वेवलेंथ कितनी है, उसमें वेवलेंथ मेरी 500 नैनोमीटर है। तो आपको पता है क्या बताना है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड बाय ईच सोर्स, कितने नंबर ऑफ फोटोन एमिट हो रहे हैं दोनों सोर्स से, वो आपको बताना है। मतलब एन का रेशियो चाहिए, सिंपल सी बात है। देखो पावर तो दोनों की बराबर, तो P1 P2 के बराबर, P1 P2 के बराबर, और P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N1 H न्यू1, N2 H न्यू2, H से H कटा, और फ्रीक्वेंसी को C अपॉन लेमडा भी जस्ट पीछे पढ़ाया था, तो N1 C बाय लेमडा 1, और ये हो जाएगा N2 C बाय लेमडा 2। C से C कट गया, तो यहां आप देखिए N1 बाय N2 का रेशियो आ रहा है लेमडा 1 बाय लेमडा 2। अब लेमडा 1 बाय लेमडा 2, तो लेमडा 1 हमारा 300 नैनोमीटर और लेमडा 2 हमारा 500 नैनोमीटर, तो यहां से रेशियो हमारा 3/5 हो जाएगा। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर भी हमारा हो जाएगा। अच्छे से इसको एक बार देख लीजिए, बढ़िया से दिमाग में सारी बातों को बिठा लीजिए कि मैंने आपको क्या क्या बातें समझाई हैं यहाँ पर। सही है, तो इसी बहाने अगर हमने 30 क्वेश्चन कर लिए, बढ़िया से पूरी मॉडर्न फिजिक्स तुम्हारी रिवाइज भी हो जाएगी, और वो सारे पीवाई के तुम्हारे अच्छे से रेडी हो जाएंगे, है ना। क्योंकि मकसद हमारा वही है कि भाई फिजिक्स में इस बार कैसे भी करके मेरे प्यारे बच्चों 80 नंबर तो लेकर आने हैं, 80 प्लस लेकर आने हैं। तो इस बार 80 पार का ये जो हमारा नारा है, तो ये गूंजना चाहिए, ठीक है। और मतलब पता होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में कि कुछ बच्चे ऐसे आए हैं जो फिजिक्स में 80 प्लस नंबर लेकर आएंगे, ये इस बात का कफन अपने सर पे बांध कर आए हैं। तो चाहे पेपर कैसे भी आएगा, लेकिन हम इतना तो स्कोर करेंगे करेंगे, ठीक है। आओ यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला जा रहा है भाई, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो हमारे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं मेटल की सरफेस से, उसको सप्रेस मतलब रोका जा सकता है अगर आप ऑपोजिट बैटरी का से पोटेंशियल दे दें, मतलब जिसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा रोका जा सकता है, तो असर्शन सही हो जाएगा बिल्कुल।
सही है। अच्छा, अब रीजन की हम बात करते हैं। तो रीजन में क्या बोला गया, जो हमने नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया जो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, उसका ग्राफ अगर हम बनाए विद फ्रीक्वेंसी तो ग्राफ लीनियरली जाता है। चेक कर लेते हैं। देखो इक्वेशन क्या थी, फोटोन की एनर्जी एच न्यू इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है भाई, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी जो कि होती है हमारी ईवी नॉट। यहां से अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो ईवी नॉट आएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या फिर ई मैं डिवाइड में भेज दूं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा एच न्यू बाय ई माइनस का एच न्यू नॉट बाय ई। अब यहां पर आप देखो, क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है? क्या ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर नहीं कर सकते क्या हम इसको? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां पर अगर मैंने ऐसे किया तो यहां पर देखो y एक्सिस पर v नॉट आ रहा है, मतलब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया, और x एक्सिस पर आ रहा है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ग्राफ हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो यहां पर स्लोप भी देख लो, लाओ स्लोप भी लिख देते हैं। तो स्लोप कितना है भाई, m की जगह पर h बाई ई आ रहा है, तो m की जगह पर मैंने h बाई ई लिखा, और c की जगह पर, इंटरसेप्ट की जगह पर क्या आ रहा है, इंटरसेप्ट की जगह पर आ रहा है माइनस का फाइव बाई, मतलब स्टॉप वर्क फंक्शन अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ग्राफ कैसा जाएगा भाई, इंटरसेप्ट नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव, तो लाइन ऊपर उठनी है, लेकिन कट नेगेटिव एक्सिस पे करेगा तो ये ग्राफ जो जाएगा वो कुछ इस तरह से ऐसे जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, ग्राफ लीनियर है, तो रीजन भी हमारा यहां पर सही हो गया। लेकिन देखो अभी ये मैंने आपको बात करा दी, ग्राफ लीनियर मैंने पता करा दिया, लेकिन जरूरी कौन सा है कि बस क्वेश्चन में यही तुमसे पूछ ले जाए कि हमारा जो ग्राफ है वो लीनियर है? नहीं, हो सकता है आपसे पूछ लें कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के ग्राफ में स्लोप क्या आता है, तो सर जी स्लोप h बाई ई आता है। इंटरसेप्ट क्या आता है, तो सर जी वो वर्क फंक्शन अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज आता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, इनको जरा बढ़िया से नोट करो। एक क्वेश्चन इस टाइप का और अभी आएगा, देख लीजिए। चले भाई, आइए नेक्स्ट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भाई दोनों हमारे, अच्छा मतलब आंसर तो मैंने बताया नहीं, आंसर क्या है भाई, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। असर्शन में ये बोला था कि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना रुक जाएगा क्योंकि अगर आपने ऑपोजिट पोटेंशियल लगा दिया, और ये कह रहे हैं कि ग्राफ लीनियर आएगा, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया। इससे ये बात कौन सा पता चल रही है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुक जाता है ऑपोजिट पोटेंशियल लगा के, तो इस बात का उस बात से कोई लेना देना है नहीं डायरेक्ट। तो इस वजह से असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो अभी जो मैंने पीछे पढ़ाया, पीछे मैंने क्या क्या बातें पढ़ाई आपको, कि स्लोप हमारा क्या आया था भाई, स्लोप क्या आया था h बाई ई, और वर्क फंक्शन क्या आया था हमारा, मतलब इंटरसेप्ट क्या आया था हमारा, माइनस का वर्क फंक्शन बाई ई। देखो सेम क्वेश्चन, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, पहली स्टेटमेंट बोली जा रही है क्या लीनियर होता है, अभी जस्ट पीछे पढ़ा है, हाँ होता है। दूसरी बात, क्या स्लोप हमारा फाइव बाई एच आ रहा है, अरे ना भैया एच बाई ई आ रहा है, तो बी वाली बात गलत है। क्या एच जो हमारा प्लैंक कांस्टेंट है वो स्लोप से रिलेटेड है, हाँ जी स्लोप के फॉर्मूले में एच आ रहा है तो रिलेटेड तो है, तो सी वाली बात सही है। क्या हमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी एच की वैल्यू को निकालने के लिए? भैया एच की वैल्यू अगर निकालनी है, स्लोप तुम्हारे पास है, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की तो जरूरत पड़ेगी ना रखने की, इसके बिना कैसे आएगा एच? तो डी वाली बात गलत है। वर्क फंक्शन जो है वो आप निकाल सकते हो विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, या एच की वैल्यू को बिना पता करे आप निकाल सकते हैं वर्क फंक्शन। देखो भाई, अगर इंटरसेप्ट मालूम, अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम, तो वर्क फंक्शन तो आ जाएगा बिना एच की वैल्यू को पता करे। हाँ भाई निकाल सकते हैं। इसका मतलब ए सी ई ये तीनों स्टेटमेंट हमारी सही है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में, चलें आगे, बहुत सिंपल सी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर हमारा ए बिल्कुल सही है, देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखो अब ये भी मैं आपको वैसे पढ़ा चुका हूं, क्या बोला गया कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चलो पॉज करो यार, ये तो मैंने अभी जस्ट बताया था,
पॉज करो और फटाफट बताओ इसका आंसर क्या आएगा। 2025 का सवाल, देखो तुम खुद से सही मार्क कर पाए या नहीं। कर दिया। अब देखो, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है। नहीं भाई साहब, इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन होती है, ना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल में। तो असर्शन तो गलत है, अभी जस्ट बात बताई थी। दूसरी वाली बात कि अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई तो इंटेंसिटी क्यों बढ़, इंटेंसिटी से क्या होता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलते हैं, और जितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतनी ज्यादा करंट आ जाती है। तो यहां पर ये बात बोली जा रही है कि इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो बिल्कुल सही बात है, बस शर्त ये होनी चाहिए कि फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं वरना तो बिल्कुल सही वाली बात है। तो यार रीजन सही, असर्शन गलत, तो मेरे हिसाब से आंसर बी हो जाएगा। क्या आपने बी मार्क करा है? बोलो, क्या तुम्हारा बी आया था? बस ऐसे चेक करते हुए चलते जाओ। तो फिलहाल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब आप देखो, ये ग्राफ के ऊपर हमारा क्वेश्चन है। यहां पर लेमडा जो है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ और के जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो इन दोनों के बीच में ग्राफ बताना है। तो देखो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, लेमडा का फॉर्मूला होता है H अपॉन अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, या फिर देखो प्रोपोर्शनलिटी वाइज देखना ना लेमडा और के बीच में, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि लेमडा जो है 1/√k के प्रोपोर्शनल आ रहा है। अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि 1/k जो है वो लेमडा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है। मतलब अगर मैं लेमडा की वैल्यू को डबल करता हूं तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 4, मतलब 1/k की वैल्यू 4 गुना बढ़ेगी। तो कौन से वाले ग्राफ से बताओ बात मैच कर रही है, अब ये तुम बताओ। अगर मैं लेमडा को डबल कर रहा हूं तो 1/k की वैल्यू 4 गुना बढ़ रही है, मतलब 1/k की वैल्यू जो है वो लेमडा से स्क्वायर टाइम्स तेजी से बढ़ रही है। तो 1/k हमारा y एक्सिस पर है, लेमडा x एक्सिस पर है, तो y एक्सिस तेजी से भाग रहा है। अगर y एक्सिस तेजी से भाग रहा है तो y एक्सिस में लाइन तेजी से ऊपर उठेगी। तो ऑप्शन डी नहीं हो जाना चाहिए था क्या आंसर? बोलिए। तो आंसर इज ऑप्शन डी। चेक कर लो, ये मार्क किया होगा आई होप आपने भी। ये तो मैंने गदर में भी कई बार कराया है। हाँ, अब ये देखो यार, ये क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इसी साल 2025 में आया। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ही क्वेश्चन है, लेकिन काफी अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या बोला जा रहा है भाई, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और इनिशियली वो कितनी वेलोसिटी से भाई मूव कर रहा है? वो मूव कर रहा है v0 i कैप। मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है m मास का x एक्सिस में मूव कर रहा है v0 वेलोसिटी से। तो इनिशियली उसका मोमेंटम क्या हो गया भाई? मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, तो m v0 हमारा ये मोमेंटम हो गया। अब क्या बोला गया कि वो इलेक्ट्रॉन एंटर करा एक ऐसे रीजन में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो माइनस का E0 k कैप है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव z एक्सिस में है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव z एक्सिस में है मेरे भाई। अब अगर ये नेगेटिव z एक्सिस में है तो हम क्या करें? समझो बात को जरा। करना ये है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था भाई साहब? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और हमें यह भी बात मालूम है कि नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात याद आ रही है? वो यहां पर लग रहा है, देखो है मॉडर्न फिजिक्स का सवाल, लग रहा है कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो फिलहाल इलेक्ट्रिक चार्ज ई हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी E0 आई, लेकिन ये आई हमारी पॉजिटिव z एक्सिस में, मतलब ये हो गया हमारा प्लस का k कैप। एंड वी ऑल्सो नो डेट कि यार फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन तो होता ही है। तो ये ma के बराबर, तो यहां से एक्सेलरेशन आया E0 बाई m। क्या आया भाई? छोटा ई बड़ा ई बाई m। चलो इतना हो गया, अब हम आगे क्या करेंगे? मुझे ये बात मालूम है कि यार इनिशियली तो z एक्सिस में तो इलेक्ट्रॉन चल ही नहीं रहा था, z एक्सिस में फोर्स लगी, फोर्स लगने की वजह से एक्सेलरेशन आया, जिसकी वजह से वो चलने शुरू कर गया होगा। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं z एक्सिस में, तो v का फॉर्मूला u प्लस at। मैं फिर बता रहा हूं u की जगह पर ये मत लिख देना v0, गड़बड़ हो जाएगी भाई। ये अभी बात चल रही है कौन से एक्सिस के लिए? सारी की सारी कहानी ये z एक्सिस के लिए चल रही है। तो अब आप देखो, इनिशियल वेलोसिटी z एक्सिस में 0, एक्सेलरेशन की जगह पर e बाई m,
और टाइम की जगह पर टी आ गया, सही है। तो अब मोमेंटम क्या हो गया भाई, फाइनल मोमेंटम क्या हो गया भाई, एक्स एक्सिस में तो चल ही रहा था पहले भी और अब भी चल रहा होगा। तो मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, तो एम वी नॉट आई कैप प्लस, अब जेड एक्सिस का जो मोमेंटम आया वो क्या होगा भाई, मास इनटू वेलोसिटी कितनी, स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम इनटू टी, ये हमारा आया के कैप। बच्चों मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन अपने आप में काफी बढ़िया है, तो तुमको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। कोई भी स्टेप अगर लगे कि भाई समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा बैक करो फिर सुनो, बार बार सुनना पड़ेगा तो तुमको अच्छे से समझ में आएंगी बातें। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। तो लल्लू लल्लू सवाल करके खुश होता रहोगे क्या? ईमानदारी से बताओ कि 10th वाला क्वेश्चन तुम खुद से कर पाते? मैंने ऐसे एक सवाल पिछले क्वेश्चन में भी किया, मतलब पिछले सेशन में भी किया था। बहुत सारे बच्चों ने, मैंने कहा था कि अगर तुम ये करके दिखा दे तो आंसर आ जाता तो तुम्हारा मैं मान जाऊंगा तुमको। तो सेम उस क्वेश्चन को अगर तुम खुद से कर पाए, ये तो अभी मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं, लेकिन अगर तुमने पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके आंसर निकाल दिया है तो भाई साहब, मतलब मेरा बस करे तो भाई मैं तुमको गले लग जाऊं, मेरे लिए तुम इतने प्यारे हो, ठीक है। तो बताना जरा मुझे कमेंट बॉक्स में कि कितने बच्चे, कौन ऐसा है जो ये सवाल खुद से सॉल्व कर पाया मेरा बिना किसी हेल्प के। फिलहाल यहां एम से एम कटा, तो अब हमारा जो फाइनल मोमेंटम आया वो फाइनल मोमेंटम कितना आया भाई, एम वी नॉट आई कैप प्लस, एम से एम तो कट गया तो स्मॉल ई कैपिटल ई टी जे कैप। अभी भी आंसर नहीं आया। अब ये तो मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में है ना, यहां पर मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में है तो उसका रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, तो वो अंडर रूट करके स्क्वायर का सम, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर और ये हो जाएगा स्मॉल ई स्क्वायर कैपिटल ई स्क्वायर टी स्क्वायर। अब ये हमारा फाइनल मोमेंटम आया है। तो फाइनल वेवलेंथ क्या रही होगी वो आपसे पूछ रहे हैं, तो अब फाइनल डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी? इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ पता क्या थी, लैम्डा नॉट थी। तो लैम्डा नॉट पता है हमारे लिए क्या था, एच बाय इनिशियल मोमेंटम मतलब एच बाय एम वी नॉट, ये लैम्डा नॉट था। अब आप देखो लैम्डा क्या आएगा फाइनल डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो एच बाय फाइनल मोमेंटम, तो जो कि हो जाएगा अंडर रूट एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर टी स्क्वायर। मुझे क्या करना है, मुझे आंसर लैम्डा नॉट की टर्म्स में चाहिए, तो मुझे यहां पर एच बाय एम वी नॉट बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, अंदर से जबरदस्ती एम वी नॉट कॉमन निकालता हूं। देखो क्या हुआ, अगर जब मैंने कॉमन निकाला तो ये एम वी नॉट बाहर आ गया, तो अब रूट में पता है क्या बचा, यहां पर 1 बचा और यहां पर स्मॉल ई स्क्वायर कैपिटल ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर। और ये जो आप देख रहे हो अब ये हमारे लिए लैम्डा है, तो हमारा मतलब लैम्डा नॉट है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, लैम्डा नॉट अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। देख लो भाई साहब, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के सारे सवालों में सबसे तगड़ा सवाल अभी आप ये सामने करके बैठे हो। इसको जरा एक बार दो बार देखना और ईमानदारी से जितने भी बच्चे अभी यहां तक पहुंचे हैं मुझे जरा बताना कि क्या तुमको ये क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया, तो लिखना कि सर क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया, और अगर नहीं आया तो भी बताना कि सर नहीं आया समझ में। मैं कमेंट में देखना चाहूंगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस सवाल तक पहुंच पाए और समझ पाए, ठीक है। प्लीज यार बताइएगा, मैं वेट करूंगा और कमेंट देखूंगा तुम लोगों की। अच्छे से देखना, एक दो बार देखना, पूरे एफर्ट लगाने पड़ेंगे तब जाके आएगा भाई। मैं तो आसान करके समझा सकता हूं ना, एफर्ट तो तुम ही लगाओगे, दिमाग तो तुम ही लगाओगे यार, है ना। चलिए, लेंथी क्वेश्चन है, टफ तो नहीं है, तो फिलहाल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्या बोला जा रहा है भाई, कहा यह जा रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। भाई प्रोटॉन का मास मालूम है m होता है, तो अल्फा पार्टिकल का मास 4m होता है। तो दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें दे दी है लैम्डा और 2 लैम्डा, तो उनकी वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहे हैं। देखो भाई डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला h बाय एम वी होता है, तो प्रोटॉन की वेवलेंथ और अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ का रेशियो अगर मैं लिखूंगा तो h से h तो कट जाएगा,
तो देखो ऊपर आएगा अल्फा पार्टिकल का मास, अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी, नीचे आएगा प्रोटॉन का मास और प्रोटॉन की वेलोसिटी। अब प्रोटॉन की वेवलेंथ लैम्डा है और अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ जो है वो 2 लैम्डा है, तो यहां ऊपर लैम्डा नीचे 2 लैम्डा। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल भाई मैंने बता दिया कि 4 टाइम्स होता है, तो 4m। वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल नहीं मालूम। अच्छा ये m हो गया और ये vp हो गया। तो देखो लैम्डा से लैम्डा का कटा, m से m कटा, हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल का रेशियो। अब तो आ ही गया आंसर। तो यहां से ये vp बाय वी अल्फा बताओ कितना आ रहा है, ये 2 ऊपर जाएगा तो 8:1 रेशियो हमारा आ रहा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छे से इसको एक बार देख लीजिए और फिर हम बढ़ते हैं आगे। मजा आ रहा है, सिंपल सवाल भी है, अच्छे लेवल के सवाल भी है, इजी वाले भी सवाल है। जिस तरीके से 2026 में आएंगे क्वेश्चन उसी टाइप के मैं तुमको करा रहा हूं। बस करते जाओ सुकून से और समझते जाओ। चलिए भाई आइए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, बिल्कुल ही सही बात। अब आगे क्या बोला जा रहा है भाई, इन हाइड्रोजन लाइक आयन, हाइड्रोजन लाइक आयन है कोई, तो उसके सेकेंड एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच का एनर्जी डिफरेंस दे रखा है। देखो अकॉर्डिंग टू द बोर किसी भी एनर्जी लेवल की एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता है, जहां पर जेड एटॉमिक नंबर बताता है उस एटम का और एन कौन से नंबर का एनर्जी लेवल है वो बताता है। आपसे एक आ गया कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब समझते हो क्या हो गया, थर्ड एनर्जी लेवल। तो थर्ड एनर्जी लेवल और ग्राउंड स्टेट का मतलब हो गया पहला एनर्जी लेवल। तो इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस इतना है। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा E3 माइनस E1 जो आ रहा है दैट इज माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन की जगह पर 3 रखा मतलब 9 माइनस माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर और एन की जगह पर यहां आया 1। तो ये आ रहा है हमारा 108.8। समझे। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैंने यहां से 13.6 जेड स्क्वायर को लिया तो कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/9 और ये हो जाएगा 108.8। 13.6 को 8 से जब हमने कट करा तो 108.8 चला गया। और यहां अब आप देखो तो ये जेड स्क्वायर 1 माइनस 1/9 हो जाएगा 8/9। तो जेड स्क्वायर 8/9 इज इक्वल्स टू 8। 8 से 8 कट गया तो यहां से जेड स्क्वायर आ रहा है 9, ये फिर हम बोले तो जेड की वैल्यू आ रही है 3। तो ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। मतलब देख रहे हो हिंट भी किस तरीके से दिया है, ये तीसरे ऑप्शन का तीसरा ही आंसर है। मतलब समझ रहे हो, एनडीए वाले भी खेल रहे हैं तुम्हारे जज्बातों के साथ। फिलहाल ऑप्शन सी आया आप लोगों का, तो बताइए और फिर हम बढ़ते हैं आगे। चले भाई, चलो भाई, चलो चले मितवा अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर हमारा आंसर बिल्कुल सही है कि सी आया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या बोला जा रहा है, इसी साल का सवाल है ये। अकॉर्डिंग टू द बोर एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन लाइक एटम जो होते हैं उसमें फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, भाई जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो फिफ्थ ऑर्बिट में अगर है तो उसकी रेडियस का रेशियो बताओ लिथियम और हीलियम का। तो ये भी मैं आपको बता देता हूं, ट्रिक वाला फॉर्मूला बताता हूं। किसी भी ऑर्बिट में मतलब कोई से भी अगर एनर्जी लेवल है तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला आता है सॉल्व करके 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड। किसी भी एटम में किसी भी एनर्जी लेवल की रेडियस का फॉर्मूला ये आता है 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड, जहां पर एन वही हमारा एनर्जी लेवल और ये जेड एटॉमिक नंबर होता है। ये क्या बोल रहा है भाई। हाँ, तो फिलहाल हमें लिथियम और हीलियम का रेशियो चाहिए। तो रेडियस ऑफ लिथियम ऊपर और रेडियस ऑफ हीलियम नीचे। यहां से अगर आप देखें तो दोनों के है तो फिफ्थ ऑर्बिट ही, तो एन तो कांस्टेंट, सारी चीजें मुझे समझ में आ रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाएगा। तो अगर जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाएगा तो हीलियम का मतलब लिथियम का एटॉमिक नंबर नीचे 3 रखूंगा और हीलियम का एटॉमिक नंबर ऊपर 2 रखूंगा, तो रेशो ही हमारा 2/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जरा इसको बढ़िया तरीके से देखो, अच्छे से समझो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आया? चलें भाई, चलो। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, ये देख लो, ये भी इसी साल की बात है। जब हमारा इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर किसी भी एनर्जी लेवल में घूम रहा होता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो किस तरह एन पे डिपेंड करती है, बना लेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रेडियस जो है वो 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड फॉर्मूला आता है, और वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है 2.2 इंटू 10⁶ जेड बाय एन। देखो, ये एक्चुअल फॉर्मूले नहीं है, ये ट्रिक वाले फॉर्मूले हैं जो मैं तुमको बता रहा हूँ। ये प्री में बात तुमको पढ़ा रहा हूँ मैं, जो पेड बैच में पढ़ाई जाती है। तो फिलहाल अब आप यहां से देखो, हमें टाइम पीरियड मालूम होना चाहिए। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है किसी भी ऑर्बिट के अंदर, तो उसको एक चक्कर लगाने में जो डिस्टेंस कवर किया उसने, तो वो हो गया 2πr, और कितनी वेलोसिटी से करा वो हो गया v। तो यहां से अगर मैं देखूं तो टाइम पीरियड जो है वो 2πr/v है। सारे के सारे कांस्टेंट को उड़ाओ, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल आएगा r के, और r है हमारा n स्क्वायर बाय जेड, और नीचे आएगा v, तो v है हमारा z बाय n। तो यहां से मैंने देखा टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल आ रहा है n³ बाय जेड स्क्वायर के। बात खत्म नहीं हुई अभी, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल आ रहा है n³ बाय जेड स्क्वायर के, और फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का ही रेसिप्रोकल होती है, तो फ्रीक्वेंसी हमारा प्रोपोर्शनल आएगा जेड स्क्वायर बाय n³ के। अब फ्रीक्वेंसी अगर n³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक नंबर से मतलब ही नहीं यहां पर हमें, तो फ्रीक्वेंसी n³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। देख लीजिए, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई बात मेरे प्यारे बच्चों समझ में? बहुत ही सिंपल। चलें आगे। चलो भाई साहब, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखो, सॉरी क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 15। अरे मेरा दिमाग बहुत ही ज्यादा आज वो हो रहा है भाई, टंग बहुत ही स्लिप हो रही है, बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट करके मैं इस टाइम पढ़ा रहा हूँ। मतलब मेरा दिमाग इस टाइम पैसे मोड में जा चुका है यार। कई बार ऐसा होता है ना कि आप लोग जब पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, पढ़ते 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 दिमाग बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि बस पता ही नहीं चल क्या रहा है। वो हो रहा है भाई इस टाइम। मुझे सुबह में उठ के बादाम और खाने चाहिए, 6 तो अभी खा रहा हूँ मैं लग रहा है कम पड़ रहा है फिलहाल। तो क्या बोले जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर, तो फॉर अ हाइड्रोजन एटम, द रेशियो ऑफ लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज टू डेट ऑफ बामर सीरीज। अब लार्जेस्ट का मतलब क्या है? देखो, एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला hc/λ अगर है, तो मुझे वेवलेंथ लार्जेस्ट चाहिए। तो अगर वेवलेंथ लार्जेस्ट चाहिए तो एनर्जी का गैप मिनिमम होना चाहिए। वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं ना, लाइमन बामर पास्टन सीरीज। तो ये जो हमारी सीरीज है, तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी लेवल पर आता है, समझ रहे हो, पहले एनर्जी लेवल पर आता है, तो वो लाइमन सीरीज बोली जाती है। तो लाइमन सीरीज की लार्जेस्ट वेवलेंथ का मतलब समझते हो कि एनर्जी का गैप मिनिमम। एनर्जी का गैप मिनिमम होने का मतलब समझते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड से ही फर्स्ट एनर्जी लेवल पर आ रहा होगा। तो मेरे लिए n1 हो जाएगा 1 और n2 हो जाएगा 2। फॉर्मूला क्या होता है वेवलेंथ का? तो 1/λ इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर होता है। हमेशा याद रखना, n1 छोटा नंबर होगा, n2 बड़ा नंबर होगा, और r रेडबर्ग कांस्टेंट होता है जो तो अभी कट ही जाएगा, फिर भी इसकी वैल्यू बता देता हूं, 1.09 इंटू 10⁻7 पर मीटर होता है, जिसको 1.1 हम लिख देते हैं। z एटॉमिक नंबर है। चलिए फिलहाल लिखते हैं। तो लाइमन सीरीज की कहानी, तो 1/λ लाइमन क्या हो जाएगा, आर जेड स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया ना, 2 का स्क्वायर मतलब 1/4। तो ये सॉल्व करके आर जेड स्क्वायर 3/4 आ गया। ऐसे ही जब मैं बामर सीरीज की बात करूंगा, तो बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन आने का मतलब जब सेकंड एनर्जी लेवल पर आए, और शॉर्टेस्ट नहीं लॉन्गेस्ट की बात हो रही है, वेवलेंथ लॉन्गेस्ट और एनर्जी का गैप मिनिमम, तो वो थर्ड से ही 2 पे आ रहा होगा। तो थर्ड से 2 पे आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर n1 जो है वो 2 हो जाएगा, और n2 जो है वो 3 हो जाएगा। तो 1/λ बामर कितना हो जाएगा भाई, आर जेड स्क्वायर 1/4 माइनस 1/9। इसको अगर मैं और तरीके से लिखता हूं, तो ये नीचे आ रहा है 36 और 9 - 4 ऊपर आ रहा है 5।
क्या आंसर आ गया? अभी भी नहीं आया। अभी इनको डिवाइड करना है क्योंकि भाई रेशियो चाहिए लैम्डा लाइमन का ऊपर और बामर का नीचे। तो मैं क्या करता हूं, ये अगर इक्वेशन 1 है और ये अगर इक्वेशन 2 है तो मैं इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देता हूं। तो ऊपर देखो 5/36 हो जाएगा और नीचे 3/4 हो जाएगा। सही लिखा है? हाँ। तो यहां से अगर हम देखें तो ये 5/36 इंटू 4/3, 4 9 36। तो ये रेशो आ रहा है 5/27। मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देख लो भाई साहब अच्छे से। इस टाइप के क्वेश्चन और भी आगे आएंगे, वो आप लोग करना खुद से, ये मैंने एक करा दिया है। चले भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसका आंसर ए आ गया। ये सिमिलर क्वेश्चन है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है। यहां पर अगर हमारे पास बहुत सारी वही लाइंस है ना, और जिनको नहीं मालूम बता दूं भाई, पहले एनर्जी लेवल, भाई एनर्जी का फॉर्मूला 13.6 Z²/n² होता है। अगर हाइड्रोजन एटम तो Z की जगह पर 1 और पहला एनर्जी लेवल तो N की जगह पर 1। तो पहली एनर्जी लेवल की एनर्जी आती है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे की आती है माइनस का 3.4, तीसरे की आती है माइनस का 1.51, ऐसे सोहन चलती जाती है फॉर्मूला लगा लगा के। आपने क्या करा, आपने इलेक्ट्रॉन है एक, ठीक है, कहां है भाई, एक इलेक्ट्रॉन है, आपने एनर्जी दी, कितनी एनर्जी दी भाई, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी। अगर आप ध्यान से देखो ना, 13.6 और 3.4 का डिफरेंस 10.2 ही हो रहा है। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देता हूं तो वो पहले एनर्जी लेवल से निकल के दूसरे में चला गया, दूसरे में चला गया। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि बताओ कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिलेंगी। स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब ये, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से ग्राउंड पर आता है तो कितने कितने तरीके से आ सकता है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का वैसे तो फॉर्मूला n इंटू n-1/2 होता है, लेकिन मेरे भाई यहां पर तो दूसरे पे ही था और दूसरे से पहले पे आ रहा है, तो n की जगह पर 2 रखना है खाली। तो यहां पर ये 2 इंटू 2-1/2 करने की जरूरत ही नहीं थी, हमें पहले ही दिख रहा है कि स्पेक्ट्रल लाइन एक ही तो होगी। हाँ, अगर ऐसा होता कि मैंने इसको इतनी एनर्जी दी होती कि वो थर्ड पे जाता, तो थर्ड से जब फर्स्ट पे आता तो आंसर हमारा कुछ और आता। फिर फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, देख लो। आई होप आपका भी ये आंसर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फटाफट क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो को पॉज करो और बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है, फिर चेक करना कि मेरा आंसर क्या था। ठीक है, करिए भाई जल्दी से। हाँ भाई, हुआ क्या? तो इसमें क्या बोला गया कि एक हमारा न्यूक्लियस है और वो टूटा है भाई दो स्मॉलर न्यूक्लियाई के अंदर। ठीक है, तो उसमें एक का मास जो है उसका रेशियो 2 है और दूसरे का, मतलब मास का रेशियो दे दिया, एक का मास अगर 2 है तो दूसरे का मास 1 है, इस टाइप से ये बोल रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि आफ्टर डिसइंटीग्रेशन दे विल मूव। सिंपल सी बात है, आप ऐसा समझो कि अगर ये न्यूक्लिया है जिसका टोटल मास m था, अब ये दो पार्ट में टूटा है और इनिशियली तो ये रेस्ट पे था, तो यहाँ पर सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा कि जब ये इनिशियली रेस्ट पे था तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 थी, तो हमें ये बात मालूम है कि इसका इनिशियल मोमेंटम 0 था। लेकिन जब ये टूटा तो दो पार्ट में टूटा, एक का मास हो गया भाई m, है ना, एक का मास हो गया 2m और एक का मास हो गया m। अब ये कितनी कितनी वेलोसिटी से जा रहे होंगे, तो सिंपल सी बात है, वी नो डेट कि भाई फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो टोटल मोमेंटम हमारा इनिशियल और फाइनल का बराबर ही रहता है। तो इनिशियल का मोमेंटम जो है वो फाइनल के बराबर आएगा। अब इनिशियल का तो 0 है और फाइनल का क्या हो जाएगा भाई 2m इंटू v1 और यहां पर m इंटू v2। यहां से अगर आप देखो तो ये m तो कैंसिल आउट, मतलब कॉमन लेके गया, तो ये 2v1 आ रहा है माइनस का v2, या फिर मैं बोलूं वेलोसिटी का रेशियो v1/v2 आ रहा है माइनस का 1/2। तो वेलोसिटी का रेशियो 1:2 आ रहा है। अगर मास का रेशियो 2:1 है तो वेलोसिटी का रेशियो 1:2 है। और दूसरी बात ये कि यहां पर माइनस का साइन आया, तो माइनस का साइन वो इस बात का रिप्रेजेंटेशन है कि भाई वो दोनों पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। तो क्या बोला जा रहा है भाई पहला ऑप्शन में कि मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो भैया ऑप्शन ए से ही ये बात मैच कर रही है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए,
अब अगर मैं 1 ग्राम के सब्सटेंस को लाइट की स्पीड से भगाऊं तो वो कितनी एनर्जी देगा वो हमें बतानी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है mc²। मास है 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा, और लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ होती है, तो उसका स्क्वायर 9 × 10⁻16 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करके 9 × 10⁻- का नहीं प्लस का 13 आ रहा है। इतनी जूल हमारी एनर्जी आ रही है। लेकिन आंसर काय में दे रखा है भाई, आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है। तो वी नो डेट कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻19 जूल्स होते हैं। तो क्या करेंगे, तो एक जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे भाई, 1.6 से डिवाइड करा दो आप इसको, तो ये 9 × 10⁻13 को डिवाइड कराएंगे हम 1.6 × 10⁻19 से। आई बात समझ में। तो यहां सब जो भी हमारा आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और देखो 9 को जब 1.6 से डिवाइड कराओगे तो वो 5.6 होता है। तो ये 5.6 10⁻13 ये है, और 19 और ऊपर जाके प्लस हो गई, तो 10⁻29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये आ गया। अब 10 मेगा में चाहिए आंसर, तो यहां पर 6 अगर मैं 0 कम कर दूं तो ये 5.6 × 10⁻23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। 6 0 कम किया ना मैंने, हाँ, लेकिन आंसर तो कुछ और ही आ रहा है यार, कहीं कोई मिस्टेक हो गई क्या। 9 × 10⁻16, हाँ हाँ हाँ, 9 और 3 यार, 29 कैसे हो जाएगा, मैंने क्या कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पर ये 9 और 23 है ना, तो 9 और 3 12 होता है, तो ये 32 बन रहा होगा। ठीक है, ये 32 हो जाएगा बच्चों, सॉरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब यहाँ से इसमें से अगर 6 0 कम करेंगे तो ये 5.6 × 10⁻24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। 6 0 कम करें तो 26 हो जाएगा। क्या हो गया मुझे यार, फिलहाल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सीधी सी मुद्दे की बात है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा प्लीज। बढ़े आगे, चलिए भाई मेरे प्यारे, बिल्कुल सही ऑप्शन। अरे यार, इसका तो आंसर ही नहीं दे रखा था, मैंने क्वेश्चन नंबर 19 का तुमको आंसर दिखा दिया, कोई बात नहीं। मास डिफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि भाई अगर हमारे बोरॉन है जिसका एटॉमिक नंबर 5 और मास नंबर है 12, एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को A से, और Mp जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन है, Mn जो है वो मास ऑफ न्यूट्रॉन है। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बता दो। तो सिंपल सी बात है, देखो हमारा मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये टोटल मास ऑफ न्यूक्लियन हो गया, और उसमें से हम न्यूक्लियस का मास माइनस करते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या है भाई 5, तो 5 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, और 12 में से 5 गया तो बचे 7, तो 7 हो जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ एक्चुअल न्यूक्लियस, जो कि M n लिखा हुआ है, शायद M n है या M नॉट है, शायद M नॉट होगा ये, तो M नॉट मैंने लिख दिया है। सही है। अब ये तो मास डिफेक्ट आ गया, क्या करना है हमें, बाइंडिंग एनर्जी बतानी है। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला कुछ नहीं, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हमारा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर होता है। तो इसके आगे बस सी स्क्वायर और लग जाएगा, तो ये ऑप्शन ए से ही हमारा मैच कर जाएगा। देख लो भाई इसको बढ़िया तरीके से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई बात समझ में, चले, चलो भाई। सो ऑप्शन ए था इसका आंसर। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पास्टल सीरीज, अब ये बोला जा रहा है, तो वो जो हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, तो इसमें लाइमन बामर पास्टन, जब तीसरे नंबर पर हमारे इलेक्ट्रॉन आता है, तीसरे एनर्जी लेवल पर, तो वो हमारी पास्टन सीरीज बोली जाती है। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया, एनर्जी का गैप मिनिमम, तो चौथे से ही आ रहा होगा। सेम वही कहानी जो मैं पीछे पढ़ा के आ चुका हूं, 1/λ का फॉर्मूला क्या था भाई, RZ² 1/n1² माइनस 1/n2² लगा दो, तो 1/λ क्या हो जाएगा, R की वैल्यू रख देना, और हाइड्रोजन की बात हो रही होगी तो Z की जगह पर तो 1 ही आ जाएगा, और ये 1 - 9 माइनस 1/16, तो ये कर करा के हमारा R इंटू बन रहा है 16 - 9 कितना हो गया 7, तो 7/9 इंटू 16। अब इसके आगे की भैया मजदूरी तुम लोग करो, क्योंकि मेरी मजदूरी आज अच्छा खासी हो चुकी है,
और मेरा दिमाग ऐसा हो रहा है कि भैया कुछ हो ना जाए मुझे आज। दिमाग बिल्कुल ही ऐसा हो रहा है, बिल्कुल कैसे बताऊं मैं तुमको, काम ही नहीं कर रहा जबरदस्ती। मैं दिमाग को सोचने पर मजबूर कर रहा हूँ, दिमाग खुद से नहीं सोच रहा, वरना खुद से मेरा फ्लो फ्लो में मैं सॉल्व करता हूँ चीजों को। पता नहीं क्या हुआ आज। चलिए फिलहाल तो 9 × 16/7 × 1.1 × 10⁻⁷ इसको अप्रोक्सीमेशन से भी सॉल्व करोगे तो शायद आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, 9 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, और 1 से थोड़े से बड़े टर्म को 16 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 16 से थोड़ा सा बड़ा 18 के आसपास बैठेगा क्या? ऑप्शन बी आ रहा है क्या? ओ भाई साहब ओ भाई साहब, क्या बात है, क्या बात है, तुक्का लगे है तो बहुत बढ़िया। तुम लोग सॉल्व कर लेना फिलहाल, अप्रोक्सीमेशन मेथड से बी आंसर आ रहा है। चले भाई चलते जाएंगे। अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूं, क्योंकि सेम हम ये बात कर चुके हैं। द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो इस बार वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है तो एनर्जी का गैप मैक्सिमम होगा। एनर्जी का गैप मैक्सिमम होने का मतलब पता क्या हो गया कि जब आप ये बामर सीरीज करोगे तो फॉर बामर सीरीज मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन आएगा तो हमारा दूसरे एनर्जी लेवल पर ही, क्योंकि दूसरे पर आता है। लेकिन एनर्जी का गैप मैक्सिमम करने के चक्कर में हमारा इलेक्ट्रॉन आएगा इंफिनिटी से, तो N2 की जगह पर इंफिनिटी रख देना। सेम ऐसी लाइमन में भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा तो पहले एनर्जी लेवल पर ही, लेकिन आएगा कहां से, आएगा इंफिनिटी से। अब यहां से 1/λ बामर का 1/λ लाइमन का करके उन दोनों का आप रेशो निकाल दीजिएगा, सेम हम जैसे पीछे कर आए थे। तो मैं चाहूंगा कि इस 21 वाले क्वेश्चन का आप सभी बच्चे खुद से सॉल्व करके वो आंसर बताएं, ABCD में से क्या आ रहा है। मैं इसके जरूर आप सबसे कमेंट देखना चाहूंगा, देखता हूं कितने बच्चे करके बताते हैं। तो ये मैं छोड़ रहा हूं। अब देख लो भाई, न्यूक्लियर रिएक्शन के ऊपर सवाल क्या बोला जा रहा है यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल होगी, जो ऑप्शन में दे रखी है, जब हम 92 यूरेनियम 235 में 92 यूरेनियम 235 में क्या ऐड कर दे, एक न्यूट्रॉन ला के ऐड कर दे। तो ये सिंपल रिएक्शन बैलेंस करनी होती है। आप देखो नीचे हमारा एटॉमिक नंबर कितना है, इधर 92 और इधर 0, तो आप ऐसे देखो कि भाई इन सब का सम भी 56 और 38 और इधर 0, ये सब कर करा के नीचे 92 बैठना चाहिए। अब देखो मैं 56 अगर 38 करता हूं ऐड तो 92 तो नहीं आ रहा, इसलिए ऑप्शन ही नहीं हो सकता। और नीचे वाला मैच हो जाए तो ऊपर वाला भी देखना है कि ऊपर टोटल कितना मास नंबर बैठ रहा है, ये 235 और ये 1 है, तो मतलब ऊपर 236 रहना चाहिए। ऐसे करते करते जब आप चेक करोगे तो आपको ऑप्शन डी मैच करता हुआ दिखेगा। 56 + 36 92, 144 + 89 + 3, क्योंकि एक न्यूट्रॉन नहीं है 3 है, तो +3 वो करके हमारा 236 ही आंसर आ रहा है ऊपर मास नंबर में। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सही है बिल्कुल। और देख लो भाई, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस, देखो भाई किसी भी न्यूक्लियस के रेडियस का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, वो होता है R0 × A का क्यूब रूट। जहां पर R0 जो होता है वो लगभग 1.2 फर्मी होता है, 1.2 × 10⁻⁻15। फिलहाल उससे अभी मतलब है ही नहीं, वो तो कट ही जाएगा। बोला जा रहा है कि किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस हमारे मास नंबर के क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल होती है। तो मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैविंग रेडियस इक्वल्स टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विद मास नंबर 192। मतलब कहा जा रहा है कि एक हमारा कोई न्यूक्लियस है जिसकी रेडियस जो है किसी दूसरे न्यूक्लियस की आधी है। तो हमारे न्यूक्लियस की रेडियस का फॉर्मूला R0 A1 की पावर 1/3 विल बी इक्वल्स टू दूसरे वाले की आधी, मतलब R0 A2 की पावर 1/3, ऐसे ही होगा। चलो फटाफट पॉज करो, अब बताओ हमें A1 निकालना है, तो A1 क्या आ रहा है, आया? देखो R0 से R0 कटेगा, और अगर मैं पूरी इक्वेशन का क्यूब कर दूं तो ये A1 इज इक्वल्स टू 1/8 A2 हो जाएगा। और A2 ही तो दे रखा था 192, दूसरे वाले न्यूक्लियस का मास नंबर। तो 1/8 × 192, भाई 8 2 ज़ा 16, 8 4 ज़ा 32, तो 24 से मैच कर रहा है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए भाई इसको भी अच्छे से, अभी है काफी सवाल, क्योंकि टोटल 35 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। 30 है वैसे तो टॉपिक हमारा, लेकिन टोटल 35 क्वेश्चन कराऊंगा।
क्योंकि कुछ क्वेश्चन जब मैंने एक्स्ट्रा डाल दिए थे और फिर मुझे उनको हटाना अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा कि यार ऐसा ना हो कि यही आ जाए और मैं वही हटा रहा हूँ। डेट्स वाई 30 PYQs के नहीं है आज, आज 5 क्वेश्चन मेरी तरफ से एक्स्ट्रा हैं तुम लोगों को, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। क्या बोला जा रहा है भाई? द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो क्या है फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट में। अब ये क्या है? ये तो हमें मालूम ही है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कोई से भी स्टेट हो यार, कोई से भी एनर्जी लेवल हो, सब में पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी का डबल होती है और माइनस का साइन भी आता है। समझ रहे हो? तो आपको क्या बताना है? काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का रेशो। तो वो तो 1:2 आ रहा है मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं देखूं तो। लल्लू सवाल बिल्कुल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखो। इसमें क्या हो रहा है भाई, हमारी एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है और 2 स्टेप में हो रही है। तो इस पूरे का पूरे प्रोसेस में कितनी हमारी एनर्जी रिलीज हुई होगी वो आपको बतानी है। तो पहले इन दोनों रिएक्शन को जब मैं ऐड करूंगा ना, तो ऐड करके देखो पता क्या आ रहा है। ऐसा तुम लोग केमिस्ट्री में भी करते होगे। तो 1H3 से 1H3 कट गया, एक न्यूट्रॉन से इधर ही एक न्यूट्रॉन कट गया। तो जब मैंने दो इक्वेशन को ऐड करा तो नेट रिएक्शन पता क्या आ रही है? 3Li6 प्लस 1H2 इज इक्वल्स टू 2He4। ये हमारी रिएक्शन निकल कर आ रही है, 2He4। ये अब हमारी नेट रिएक्शन निकल कर आई। और आपको सबके मास दे रखे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो अगेन मुझे वही मास डिफेक्ट करना है। कैसे करेंगे हम भाई? एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो पहले रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास। तो रिएक्टेंट का मास मतलब पहले मैं मास रखूंगा किसका? लिथियम का। फिर मैं मास रखूंगा ये ड्यूट्रियम का, और उसमें से मास कर दूंगा माइनस किसका? हीलियम का। तो 2 हीलियम है तो 2 इंटू मास ऑफ हीलियम को मैं यहां से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ये 6.016 वाली कहानी और ये 2.017 वाली कहानी, इसको ऐड करेंगे और उसमें से 2 इंटू ये 10 टर्म करके माइनस करेंगे। आंसर नहीं आया अभी। अभी जो भी आंसर आएगा, एक प्रोटॉन को अगर लाइट की स्पीड से भगाते तो एनर्जी मिलती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर जो भी ओवरऑल हमारा मास आएगा एटॉमिक मास यूनिट में ही आएगा, तो उसको 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। तो ये भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये भी क्या यही छोड़ रहा हूँ। दूसरा सवाल है जो आपके लिए छोड़ा है, बाकी तो सब मैंने करे हैं। तो ये होमवर्क में है। तो होमवर्क का मतलब कुछ नहीं, तुमको अभी वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो और बताओ ABCD में से क्या करेक्ट आ रहा है। इसके भी कमेंट मुझको चाहिए भाई। ओके चलिए फिलहाल देख लेना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। यहां पर क्या है, हमारे पास एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर A1 तो वॉल्यूम V1, दूसरा मास नंबर A2 तो वॉल्यूम V2। दोनों की वॉल्यूम का रेशियो बता दो अगर मास नंबर की वैल्यू के रिलेशन हमको दे रखी है। तो V2 बाय V1, तो यार वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर 4/3 पाई आर क्यूब है, तो सीधी सी बात है वॉल्यूम रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं R2 बाय R1 का क्यूब। और हमें बात मालूम है कि रेडियस का फॉर्मूला होता है R0 a की पावर 1/3। मतलब ये हो जाएगा R0 क्यूब था, सॉरी, हाँ, तो R0 A2 की पावर 1/3 का होल क्यूब ऊपर और R0 A1 की पावर 1/3 का होल क्यूब नीचे। R0 से R0 कट जाएगा और क्यूब से क्यूब रूट भी कट जाएगा। तो यहां से V2 बाय V1 का रेशियो सिंपल A2 बाय A1 ही आया। बेवजह की बाल मजदूरी करवा दी तुमने मुझसे, है ना? मैं भी तो बाल ही हूं फिलहाल। बाली बाली याद आ गया मुझे। चलो, तो A2 हमारा 4A1 हो गया, तो ये 4A1 बाय A1 हुआ। तो A1 से A1 कटा तो रेशो 4:1 आ रहा है। तो आंसर विल बी 4। बढ़िया से अच्छे से तरीके से इसको देख लीजिए, फिर हम आपको लेके चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पता नहीं यार तुम लोगों को मजा भी आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, पता
अजीब से ही स्टेट ऑफ माइंड में मैं इस टाइम पढ़ा रहा हूँ। ये तो दवाइयों का असर है ये फिर रेस्ट ना मिलने की वजह है, जो भी है। लेकिन मैं अपने एंड से तो यार पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ कि तुमको अच्छे से बातें समझ में आ रही हूँ। और ऐसे क्वेश्चन हमने गद्दार में भी काफ़ी करे हैं, तो बस मैं तुम लोगों को पॉलिश ही कर रहा हूँ यहाँ पर। बता देना यार समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलें आगे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर बिल्कुल सही, 4:1 आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 है, इसके बारे में आप बताओ। इसी साल में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ट्राई करो खुद से। हम थोड़ा पानी पी ले भाई। हम्म, बताओ ABCD में से क्या बैठेगा इसमें। बोला ही जा रहा है असर्शन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है वो प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट होती है मास नंबर के 30 से 170 के बीच की रेंज में। तो जब हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ देखते हैं ना विद मास नंबर, तो आप लोगों ने देखो ये ग्राफ जो है ना ऐसे करके जा रहा होता है। तो ये 30 से लेके 170 तक, 30 से 170 मास नंबर के बीच में ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है। पूरी तरह स्ट्रेट तो नहीं होता, लेकिन लगभग ऐसे ही होता है। तो हमने ये देखा कि कोई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव बाइंडिंग एनर्जी में आ नहीं रहा। वाई एक्सिस पर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेते हैं, एक्स एक्सिस पर हम मास नंबर लेते हैं। तो 30 से 170 के बीच में कोई ज्यादा खास चेंज आ नहीं रहा। तो हम ये मानते हैं कि लगभग बाइंडिंग एनर्जी जो है वो इस रेंज में सेम ही रहती है, या फिर मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती। तो मेरे हिसाब से तो ये बात सही है, फिर असर्शन सही हो गया। अच्छा, न्यूक्लियर फोर्स क्या लॉन्ग रेंज फोर्स है? जब बॉडी दूर दूर होती है तब लगती है क्या? अरे नहीं भाई साहब, हमारा न्यूक्लियस इतना छोटा, उसके अंदर छोटे छोटे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बिल्कुल घुसे हुए होते हैं, एक दूसरे के अंदर चिपके हुए होते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। वो तभी लगती है जब पार्टिकल बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं। तो रीजन भी सही है, लेकिन कोई इसको ऊपर वाले से कोई लेना देना तो नहीं है। तो असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। ओके, तो डी हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने? सॉरी, रीजन तो गलत हो गया ना। अरे यार, न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, तो शॉर्ट रेंज फोर्स है, तो सही कैसे हो गई ये बात? गलत हो गई। तो यहां पर हमारा असर्शन जो है वो सही है सिर्फ, बट रीजन इज फॉल्स, तो ए हो जाएगा। सॉरी यार, माय बैड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पर हम आते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है भाई? एनर्जी हमारी रिलीज हो रही है जब दो ड्यूटेरियम आपस में जुड़ते हैं। जब 1H2 1H2 मिलके क्या बन रहा है? 2He4 बन रहे हैं। तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, और वो कितनी होती है वो बता दो। तो बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला क्या होता है भाई? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट है हमारा हीलियम, और हीलियम के एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी 7 है। तो हीलियम के न्यूक्लियन कितने हो गए भाई? देखो हीलियम के कितने न्यूक्लियन हो गए। हीलियम, नंबर ऑफ न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है? मास नंबर ही तो होता है। तो हीलियम के अंदर 4 है मास नंबर, तो एक न्यूक्लियन की 7, तो ये 4 × 7 हो जाएगा। माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो यहां पर देखो हाइड्रोजन में 2 मास नंबर, यहां पर 2 यहां पर, तो टोटल हो गए 4। और एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी है 1.1, तो ये हो जाएगा 28 - 4.4, और ये करके आ रहा है 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में बढ़िया से? चले, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारो। क्वेश्चन नंबर 29, ये होमवर्क में कर लेना, क्योंकि इस टाइप का मैंने कराया था, अभी तो कराया था कि मास डिफेक्ट अगर 0.4 ग्राम है तो एनर्जी बता दो। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 0.4 किलोग्राम में करने के लिए 10⁻³ ई का फॉर्मूला mc² होता है ना। तो लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ का स्क्वायर करेंगे तो 9 × 10⁻16, और ये आंसर आ रहा होगा जूल्स में। एंड वी नो डेट के भाई 1 किलोवाट आवर में 3.6 × 10⁻6 जूल्स ही तो होते हैं। अब लाओ, अब करा ही देता हूँ यार, उसमें भी क्या बचा है। तो ये हो जाएगा
3.6 इंटू 10⁻13 जूल आंसर आ रहा है। किलोवाट आवर में चाहिए तो 3.6 इंटू 10⁻6 से डिवाइड करा दूंगा, तो ये हो जाएगा 10⁻7 किलोवाट आवर। अब अगर 10⁻7 किलोवाट आवर आंसर आ रहा है तो हमारा आंसर n इंटू 10⁻7 था, तो n की जगह पर 1 आ जाएगा। तो n की वैल्यू इज 1। देख लीजिए इसको बढ़िया से, अच्छे तरीके से दिमाग में बढ़िया से बिठा लो। ऑप्शन 1 इज मतलब आंसर इज 1। अब देखो मैंने काफी क्वेश्चन ना तुमको करा दिए, किस किस के, एटम्स, न्यूक्लियाई एंड डुअल नेचर, ये हमने अच्छे से कर लिए। इसलिए मैंने सेमीकंडक्टर के रह गए थे क्वेश्चन, तो मैंने सोचा यार सेमीकंडक्टर ना कराऊं ये तो अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए अब हम 6 सवाल जो है वो सेमीकंडक्टर के ऊपर करेंगे। और सेमीकंडक्टर का पहले सवाल का आंसर तुम्हारे सामने कैसे आ गया ये, चलो अब तो आंसर ही आ गया, फिलहाल फिर भी मैं करा देता हूँ। तो अब हम सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन करेंगे, किस किस तरीके से आते हैं। मेनली सारे क्वेश्चन लॉजिक गेट के आते हैं, अगर वो तुम्हें अच्छे से आता है तो तुम ये कर पाओगे, और अगर तुम्हें ये मालूम ही नहीं एंड गेट, और गेट, नैंड गेट क्या होता है, तो तुम भाई साहब ये कर ही नहीं पाओगे, चाहे मैं कितने भी अच्छे से समझा दूं। तो तुम्हारा पहला काम क्या है, मेरा गदर का सेशन जाओ, या कहीं पर भी मैंने जो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाया है उसमें सेमीकंडक्टर वाले टॉपिक में जब मैंने लॉजिक गेट सिखाया तो पहले एक बार वो देख लो। 5 से 10 मिनट में मैंने सारी बातें सिखा दी होंगी वहां पर। वो करने के बाद जब तुम ये करोगे तो तुमसे सारे क्वेश्चन खुद से बन जाएंगे, वरना अभी तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए, बाकी तो करना आपको खुद ही से है, मैं तो करा चुका हूँ यार कई बार ये चीजें। तो एक दो चीजें मैं आपको सिखा देता हूँ, हिम्मत तो नहीं हो रही यार, अभी पता नहीं क्या हो रहा है मेरे सर में। फिलहाल यहाँ ए और बी की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमें इनपुट देना है और उसके हिसाब से आउटपुट आएगा, और चेक करना है कि भाई इन चारों में से कौन सी ट्रुथ टेबल सही है। जैसे कि ए और बी दोनों से मैंने 0 0 मान लो इनपुट दिया, तो ए से यहाँ पर 0 गया, और यहाँ जब बी से 0 चला तो ये नॉट गेट आया, तो यहाँ पर ये 1 हो गया। नॉट गेट में चीजें उल्टी हो जाती हैं। और ये एंड गेट है, एंड गेट में मल्टीप्लाई होता है, तो 0 और 1 मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। फिर ए से जब ऐसे ही चला तो 0 जब नॉट से पास हुआ तो 0 का उल्टा 1 हो गया, और जब ये 0 ऐसे चला तो चलते चलते यहाँ पर 0 आ गया। अगेन ये 1 और 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। और ये अब आगे जो ऐसे मछली जैसा शेप होता है, उस मछली जैसे मुंह का, इसको हम और गेट कहते हैं, इसमें चीजें ऐड होती हैं। तो यहाँ पर 0 और 0 ऐड करके 0 ही आएगा। मतलब जब मैंने इनपुट 0 0 दिया तो आउटपुट भी मेरा 0 आया। तो यहाँ पर देखो 0 0 देने पर 0 आ रहा है। वैसे तो चारों में ही आ रहा है, लेकिन मैंने तुमको समझाया है फिलहाल। ऐसे कर करके देखना, फिर ए की जगह पर 0 रखना, बी की जगह पर 1 रखना, फिर ए की जगह पर 1 रखना, बी की जगह पर 0 रखना, फिर दोनों जगह 1 1 रखना, देन यू विल गेट के आंसर हमारा डी आएगा। अच्छे से इसको एक बार देख लीजिए। फिलहाल 30 क्वेश्चन की बात हुई थी, तो 30 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, लेकिन चलो करा देते हैं। सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन वरना तुम बोलोगे कराए नहीं, और कर लो। यहाँ पर आपको ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है, कहा जा रहा है कि यहाँ से जो ऊपर से आउटपुट निकल कर आएगा, सेम वही आउटपुट इन चारों में से कौन सी बात समझाएगी हमको, मतलब वही आउटपुट चाहिए होगा। तो इसको हम करेंगे बूलियन अलजेब्रा से। यहाँ से मान लो ए गया, ए गया, यहाँ से बी गया, लेकिन नॉट से पास हुआ, तो यहाँ पर जब वो पहुंचा तो वो बी बार हो गया। एंड गेट से पास हुआ तो ये ए बी बार हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। ऊपर से देखो ए आया और ये बी आया, तो यहाँ ए और बी जब एंटर करे तो मल्टीप्लाई होके वो ए बी हो गया। अब आप देखिए ए बी का बार प्लस ए बी, क्योंकि ये और गेट है और आगे नॉट का साइन भी है, तो पूरे के ऊपर बार आ जाएगा। ये हमारा आउटपुट वाई दे रहा है। अब यहां पर अगर मैं लगा देता हूं, क्या लगाता हूं, यहां पर आप देखो मैं कॉमन ले लेता हूं ए, तो जब मैंने ए कॉमन लिया तो ये बी बार प्लस बी बन गया, और पूरे पर बार तो है, तो ये ए बी बार प्लस बी का मतलब क्या हो गया। देखो कंप्यूटर में 0 या फिर 1 ही लैंग्वेज चलती है, बाइनरी लैंग्वेज चलती है ना। तो अगर मान लो बी बार की वैल्यू 1 है तो फिर बी की वैल्यू 0 होगी, उल्टा होता है। तो 1 + 0 आएगा तो 1 ही, तो यहाँ पर a × 1 आ गया, a × 1 a ही होगा। तो हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो a बार आ रहा है। आउटपुट अगर a बार है तो अब इनमें से किससे a बार मिलेगा, ये तुमको मजदूरी अच्छे खासे करनी पड़ेगी। लो पहले से निकलते हैं। तो यहाँ से a चला, a चला 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 तो ऊपर भी a गया, नीचे भी a गया, a और a मल्टीप्लाई होके a हो गया, और आगे नैंड गेट है ना, तो नॉट भी आया, तो मल्टीप्लाई होके a हो गया और उल्टा करके
ए बार हो गया। तो यहां से पहले वाले केस में आप देखो तो हमारा आउटपुट ए बार ही आ रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे, ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लो, पहली बार में पता चल गया, बाकी तुम और ट्राई करके देखना खुद से, तो वो मैच नहीं होगा ये बार से। सही है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहा जा रहा है भाई, बताओ भाई करंट जो है, करंट कितनी आएगी इस पूरे सर्किट में। तो यहां पर ये दो हमारी डायोड्स लगी हुई हैं और वो दोनों की दोनों फॉरवर्ड बायस में। देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट है, ये ट्राइंगल जो होता है वो पी वाला होता है, ये जो लाइन होती है वो एन होती है। तो पीएन जंक्शन डायोड में आप देख सकते हैं पी जो है वो पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है हायर पोटेंशियल से, और एन जो है वो लोअर पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों में करंट जाएगी, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएगा 20 और 20 का 10। तो आई का फॉर्मूला होता है V बाय आर, तो V तो है 5 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हमारा 10, तो आंसर आ जाएगा 0.5 एम्पियर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अच्छे से इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो एक बार ये क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। यहां पर ये भयानक सा तुमको देखने में लग सकता है, लेकिन है बहुत ही इजी। कि अगर ये सेल हमारा जो 6 वोल्ट का है, ये कनेक्टेड है भाई, इधर ये 4 ओम, ये 4 ओम और ये 4 ओम देखो पैरेलल में है। तो पहले वाले केस में आपसे कह रहे हैं कि टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम आ रहा है भाई। देखो ये 4 और 4 पैरेलल में हो गया 2, और फिर 2 प्लस 4 सीरीज में हो गया 6। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो 6 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, करंट का फॉर्मूला टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ बैटरी का 6, टोटल रेजिस्टेंस भी 6, तो करंट क्या 1 एम्पियर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो ये भी बात सही। अब आप जरा ये देखो, ये जो हमारा सीडी वाला वायर है, इसके अबाउट 4 ओम का हमारा पोटेंशियल है, सीडी वाला वायर। और यहां पर अगर ये 4 और 4 को मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 करके लिख दूं, तो ये जो डीबी वाला वायर है, इसका रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम हमें दिख रहा है, लेकिन ये लगा हुआ तो कहीं ना कहीं 6 वोल्ट की बैटरी से ही है। जिनको नहीं मालूम मैं बता दूं भाई, हमारा जो पोटेंशियल है वो बढ़ता है सीरीज में, ये पढ़ा है मैंने आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो कितना कितना पोटेंशियल बढ़ गया होगा। तो भाई अगर रेशियो मेथड भी लगाओगे या जनरली भी देखो भाई, ये 2:1 का रेशियो है, तो पोटेंशियल भी 2:1 के रेशियो में बढ़ेगा। या फिर सीधे सीधे बोलूं कि 6 वोल्ट है तो इधर 4 वोल्ट जाएगा, इधर 2 वोल्ट जाएगा। नहीं आया ऐसे समझ में, तो मैंने पढ़ाया था फॉर्मूला V1 का, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल पोटेंशियल। तो पहले वाले का रेजिस्टेंस इज 4, रेजिस्टेंस का सम इज 6 इंटू 6, तो देखो V1 क्या आ रहा है 4 वोल्ट, तो इसके अबाउट पोटेंशियल 4 वोल्ट आएगा, तो इसके अबाउट बचा हुआ 2 वोल्ट आएगा। तो ये बोल रहे हैं पोटेंशियल अक्रॉस ए बी वाला वायर। ए बी वाला वायर मतलब ये, अब पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम होता है ना, तो जो डीबी के अबाउट आएगा वो ए बी का अबाउट आएगा। तो क्या 4 वोल्ट आ रहा है इसके अबाउट, नहीं 2 वोल्ट आ रहा है। तो ये बात गलत हो गई। सीडी वाली बात सही है, सीडी वाले के अबाउट 4 वोल्ट आ रहा है, तो डी वाली बात सही हो गई। टोटल रेजिस्टेंस तो 6 आ रहा था, 8 कौन सा आएगा, तो ई वाली बात भी गलत होगी। तो ए बी डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छे से इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे। चलिए भाई, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन नंबर, अबे यार आंसर ही आ जाता है, ये तो गलत बात है, ये तो वरना मैं तुमको होमवर्क में देने वाला था। चलो कर लेना फिलहाल इसे। यहां से हम ए और बी दो इनपुट दे रहे हैं और आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। ट्रुथ टेबल देख रहे हो, तो यहाँ पर देखो जब मैंने वैल्यू ए की 0 और बी की 1 दी, तो एक्स की वैल्यू क्या आई वो निकालनी है। चलो एक मैं करवा देता हूं। तो ए की जब मैंने 0 दी और बी की 1 दी, तो 0 और 1 मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया। और यहां से देखो जब ये 0 चला तो ये 1 आ गया, और जब ये 1 चला तो ये 0 हो गया। 0 और 1 मल्टीप्लाई हो गया, हो तो अभी भी 0 ही गया, क्या फर्क पड़ा। फिर 0 और 0 ऐड करके, क्योंकि और गेट है तो 0 ही आएगा और उसका उल्टा 1 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया कि 0 और 1 इनपुट देने के बाद आउटपुट जो आ रहा है हमारा एक्स जो आ रहा है वो 1 आ रहा है। सेम ऐसे जब आप 1 और 0 इनपुट देंगे तो जो हमारा आउटपुट आएगा तो भी वो भी 1 ही आएगा। तो इसका आंसर इस वजह से हमारा ए हो जाता है। करके आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे धमाकेदार सेशन का तुम्हारे सामने मेरे प्यारे बच्चों ये रहा कि जो लॉजिक गेट है किसकी तरह बिहेव कर रहा है।
तो यहां से देखो ए चला तो एक बार हो जाएगा और ये बी बार हो जाएगा क्योंकि नॉट गेट से पास हुआ। फिर ये एंड गेट है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बार और बी बार मल्टीप्लाई हो गया, और आगे नॉट का साइन भी है तो ये पूरे के ऊपर भी बार लग जाएगा। फिर एक होता है हमारा डी मॉर्गन्स थ्योरम जो कहता है ब्रेक द बार चेंज द साइन। तो अगर मैं इस बार को ब्रेक कर देता हूं तो बार का बार हो जाएगा और बी बार का बार हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई का वो प्लस हो जाता है, प्लस का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का प्लस। फिलहाल ए बार का बार क्या हो गया, ए हो गया है ना, और बी बार का बार क्या हो गया, बी हो गया। तो y जो आ रहा है वो a प्लस बी आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कौन से गेट की तरह बिहेव कर रहा है भैया, सिंपल ऐड कर रहा है। सिंपल ऐड तो और गेट करता है, तो ये और गेट की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन भी 2026 में आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो भाई जितना मैंने बोला था इस स्टेट ऑफ माइंड में, मैंने उससे तुमको 5 क्वेश्चन और भर्ती कराए हैं। होमवर्क में मैं तुमको दे रहा हूं और क्वेश्चन, लगभग 4 क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं तुमको सेमीकंडक्टर के, ये मैंने डाल रखे हैं, तो ये और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो टोटल 39 क्वेश्चन है फिलहाल। वो जरूर करिएगा और बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा यार। थोड़ा सा मैं बहुत अच्छे तरीके से, मुझे लगता है शायद मैं नहीं सिखा पाया अब, या तो मुझे ऐसा लग रहा है या फिर एक्चुअल में ऐसा है, जो भी हो। आई होप तुम लोगों ने समझ तो ली होंगी बातें, तो एक बार मुझे बता देना प्लीज यार। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों इसी तरीके से अगले सेशन में, अगले और किसी धमाकेदार चैप्टर के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के साथ। और बस कमेंट करके बता दो आज का सेशन कैसा लगा, और हाजिर हो जाएंगे तुम्हारे लिए अगले सेशन में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं। जब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, गदर के सारे सेशन लगाते रहो। एक भी सेशन फिजिक्स का तुम्हारा छूटना नहीं चाहिए। जितने भी मैं लेकर आ रहा हूँ अगर तुम उतना कर लेते हो 80+ आराम से आएंगे बच्चों। तो मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।